हेलो एवरीवन, वेलकम इन अनस्क्वालिफाई। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेल चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले जो डिस्कस करा बेटा, उसको पहले आप रिवीजन कर लो पहले। ठीक है, उसको रिवीजन करने के बाद ही इस टॉपिक पे डिस्कस करना है। ऐसा नहीं कि पहले इसी को देख लेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। कुछ लोगों ने जो कमेंट किया बेटा, आपने बिल्कुल सही कमेंट किया कि पुराने लेक्चर को पहले पढ़ लो, जितना भी मैंने पूरा लेक्चर डाला है उसके बाद ही आप इसको डिस्कस करो। ठीक है, कुछ बच्चे ने कमेंट किया कि सर मुझे क्वेश्चंस करना है। तो बेटा क्वेश्चंस इस चैप्टर को खत्म करने के बाद सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर होगा और वो हम लोग सारा डिस्कस करेंगे एक बार में। ठीक है, पहले थियोरी पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो, गोल्जी apparatus है। अब देखो आपके सामने एक बंदा खड़ा है। ऐसे इनको बंदा कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया बेटा? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब देखो इनके बारे में आपको बताते एक बात, एक बेहतरीन बात। ये जो व्यक्ति हैं, ये नर्वस सिस्टम के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, नर्वस सिस्टम के ऊपर पढ़ाई कर रहे थे, न्यूरॉन्स के ऊपर पढ़ाई कर रहे थे। और आपको पता है, अचानक से नर्वस सिस्टम के ऊपर पढ़ते पढ़ते उन्हें एक ऐसा चीज मिला जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर रख दिया, जिसका नाम क्या है बेटा? गोल्जी apparatus। आप देखो यहाँ पे आपके पास है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ है कंडक्टिंग रिसर्च ऑन द नर्वस सिस्टम। हॉस्पिटल में ये नर्वस सिस्टम के ऊपर डिस्कस करते थे, नर्वस सिस्टम के ऊपर खोज कर रहे थे, नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत डीप स्टडी कर रहे थे। और नर्वस सिस्टम पे जब स्टडी कर रहे थे ये, तब इन्हें अचानक से, गौर से सुनना, अचानक से एक चीज मिला जिसका नाम इन्होंने अपने नाम पे रख दिया बेटा, गोल्जी apparatus। इनका नाम देखो, कैमिलो गोल्जी है इनका नाम। क्या नाम है इनका? कैमिलो गोल्जी। और इन्होंने अपने नाम का जो लास्ट वाला है वो हटाया और चिपका दिया। ठीक है, इन्होंने किसका खोज करा पता चल गया ना, इन्होंने खोज करा ये भी पता चल गया, और ये किसके ऊपर पहले स्टडी कर रहे थे ये भी पता चल गया। अब देखो बेटा, गोल्जी बॉडी हमारे सेल में पाया जाता है, इन ईच एंड एवरी सेल। प्रत्येक सेल में गोल्जी बॉडी पाया जाएगा, चाहे वो प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल हो। बेटा हमको पता है कि दुनिया में दो ही चीज है जो लिविंग है, प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल। तो प्लांट के भी प्रत्येक सेल में गोल्जी बॉडी पाया जाएगा और एनिमल के भी प्रत्येक सेल में गोल्जी बॉडी पाया जाएगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे आते हैं बेटा इसके आगे। यहाँ देखो, ये है गोल्जी apparatus। ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है गोल्जी apparatus, ये पाया जाता है आपके प्रत्येक सेल में। आपको पता होगा, हमने अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया बेटा, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। हम लोग यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में आते हैं प्लांट और एनिमल। आप बैक्टीरिया को हटा दो बेटा, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। तो हमारे प्रत्येक सेल में, ईच एंड एवरी सेल, प्रत्येक सेल में पाया जाता है बेटा गोल्जी apparatus। ठीक है, अब आओ, कहता है इस गोल्जी apparatus के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप ऐसे समझो, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, किस किस ने पढ़ा है जल्दी कमेंट करो बेटा, जल्दी। चलिए, कुछ लोगों ने कमेंट किया, उसने पढ़ा है। आपको हम ऐसे समझाते, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को एकदम याद रखना है। अभी के बाद ये एकदम याद हो जाएगा कि कॉनकेव कहते किसको है और कॉन्वेक्स किसको कहते हैं। आप ऐसे हाथ को करो मेरे साथ, चलो सब लोग करो ऐसे। देखो यहाँ पे ये गुफा बन रहा है ना, गुफा, गुफा को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा केव। केव का मतलब होता है गुफा, तो ये केव हो गया। इसी को बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलेंगे? कॉनकेव। और इसके पीछे जो दिख रहा है बेटा निकला हुआ, इसको बोलेंगे वेक्स, कॉन्वेक्स। याद हुआ? हाथ को ऐसे करो और याद करो, ये गुफा बन गया। गुफा को इंग्लिश में बोलते हैं केव, तो कॉनकेव, ये कॉनकेव हो गया। इधर से लाइट पास करेगा तो कॉनकेव, और इधर से लाइट आएगा तो कॉन्वेक्स। याद हुआ? चलो अब याद देखो, इसको देखो बेटा, ये ऐसे करके बन रहा है, ऐसे करके। ठीक है, अभी अभी हमने बताया। तो इसी साइड को सिस फेस भी बोलते हैं, या इसी का बेटा दूसरा नाम है कॉनकेव फेस या कॉनकेव साइड। और इसके जब पीछे आएंगे हम लोग, तो ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर दिखेगा बेटा, इसको ट्रांस फेस भी बोलेंगे या बोलेंगे कॉन्वेक्स फेस। क्लियर हुआ? कॉनकेव फेस या सिस फेस, कॉन्वेक्स फेस और ट्रांस फेस। ये कॉनकेव नाम क्यों पड़ा? क्लियर हो गया ना? अब आओ आगे देखो, तो इसका एक और नाम है। बिल्कुल सही बात है बेटा, एक और नाम है। बच्चा ने कमेंट किया सर एक और नाम है इसका, वो भी नाम आपको बता रहे हैं। देखो यहाँ पे नाम क्या है, कैसे तीसरा नाम जो इसका है, अभी जो कमेंट किया आप लोगों ने, वो नाम पढ़ा क्यों वो समझो पहले। कहता है
अगर हम बात करें गोल्जी बॉडी की बेटा, तो इस गोल्जी बॉडी में क्या है, ये अगर आप पिछले लेक्चर को देखोगे तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ये आता है। मतलब ये ऐसा ऑर्गेनल्स है जो दूसरे ऑर्गेनल्स के साथ मिलके काम करता है। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज अगर बनेगा तो आप गौर से देखोगे तो ऐसा आपको फेस नजर आ रहा होगा। देखो तो ऐसे करके नजर आ रहा है फेस, ऐसे वाला फेस, ये ऐसा आ रहा है। कहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है, लिपिड्स बनता है, स्टेरॉइड्स बनता है। स्टेरॉइड बोले तो बेटा हार्मोन्स। तो ये जो प्रोटीन बन रहा है, ये जो लिपिड बन रहा है, ये प्रोटीन और लिपिड इधर से इंटर करेगा। किधर से इंटर करेगा बेटा? कॉनकेव साइड से। तो यहां पर कोई भी चीज बनना शुरू होता है, क्या होता है? बनना शुरू होगा। इसलिए इसका एक और नाम है फॉर्मिंग फेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फॉर्मिंग फेज बोलते हैं बेटा। तो इसका एक और नाम आप लिख सकते हो। अभी जैसे इसने कमेंट किया, सर एक और नाम बताओ जल्दी से, लेवल लिख दिया एक और नाम, फॉर्मिंग फेज। पूरा धरफड़ी में था, एक और नाम बताइए। फॉर्मिंग फेज, इसी का कॉनकेव और सिस फेज। कॉनकेव नाम क्यों पड़ा पता चल गया, फॉर्मिंग फेज क्यों नाम पड़ा? जल्दी बताओ, कमेंट जो किया है जल्दी बोल। फॉर्मिंग फेज इसलिए नाम पड़ा सर क्योंकि इधर से ही प्रोटीन का एंट्री होगा, इधर से ही लिपिड्स का एंट्री होगा, इधर से ही स्टेरॉइड का एंट्री होगा, और ये सारा चीज जाके बनना शुरू होगा। तो जब यहाँ पे बनना शुरू हो रहा है तो बनने को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा फॉर्म। तो इसलिए इसका नाम फॉर्मिंग फेज पड़ गया। अब ये बनेगा, इधर से बनते बनते जाके और यहां से मैच्योर होके बाहर निकलेगा। तो जहां से मैच्योर होके निकल रहा है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग फेज। क्या बोलेंगे? मैच्योरिंग फेज। मैच्योर होके बाहर निकल रहा है तो कॉन्वेक्स फेज कह दो, या इसी को हम बोल देंगे मैच्योरिंग फेज। क्लियर हुआ? चलो ये क्लियर हो गया, तो अब आते हैं आगे। क्लियर हो गया ना? बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया है। दो नहीं क्लियर हुआ है बेटा तो एक बार और इस वीडियो को देखो, ठीक है? अभी तो कमेंट करो जल्दी से, है ना, एकदम फटाक से कमेंट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्लियर होने के बाद आगे आते हैं। तो इसका तीनों नाम पता चल गया हम लोगों को। अब ये करता क्या है बेटा, इसका काम क्या है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आ रहा था, जो फैट आ रहा था, जो लिपिड आ रहा था, जो स्टेरॉइड आ रहा था, वो सारा चीज गोल्जी बॉडी में घुस गया। बात क्लियर हुआ? और वो वहां जाकर के बेटा बनाएगा। समझ गए ना कैसे बनाएगा? आप खाना खाते हैं, माउथ आपका मुंह मान लो फॉर्मिंग फेस हो गया, पेट में बना, और जिधर से निकल रहा है ना वो मैच्योरिंग फेस हो गया। अब ये मत पूछ निकलता किधर से है। यहां पर इसका फंक्शन अगर देखेंगे, इसका क्या फंक्शन है बेटा? तो ये गोल्जी बॉडी क्या बनाएगा? तो इसका फंक्शन है, देखो यहां पे, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। पहला बात क्लियर, एकदम इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, दिमाग में बैठा लो। आपके कंपटीशन में कोई दूसरा क्वेश्चन आए या ना आए, ये तो आएगा ही आएगा। 110% लिख लो, कोई दूसरा क्वेश्चन आए या ना आए, ये आएगा ही आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का अभी बहुत ज्यादा आपको डीप नहीं जाना है, बट आप इतना समझो कि जब हमारे ऑर्गेन का ट्रांसप्लांटेशन होता है, ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं किसको है? तो मान लो किसी बंदे का किडनी खराब हो गया, ठीक है, तो हमने क्या किया, उनके किडनी को रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे की किडनी से। बात समझ गया ना? तो ऑर्गेन का एक्सचेंज करना। अगर हमारे बॉडी में कोई ऑर्गेन खराब हो गया तो उस ऑर्गेन को हटा के हमने एक नया ऑर्गेन लगा दिया, एक अच्छा ऑर्गेन लगा दिया, इसी को बेटा ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ ऑर्गेन। क्लियर है ना? तो अगर आप ऑर्गेन का ट्रांसप्लांटेशन करते हो तो सारे चीजों के अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के रेशियो को मिलाना पड़ेगा। अगर ये रेशियो बैलेंस नहीं होगा तो ऑर्गेन सेट नहीं कर सकता बॉडी में। क्लियर हो गया ना? इसका इतना फंक्शन आपको जानना है। दूसरा देखो बेटा, यहाँ पे एक और फंक्शन है, बहुत ज्यादा फालतू का हम लोग नहीं देखेंगे, जो हमारे काम का है बेटा वो एकदम देखना है, जो हमारे एग्जाम में आएगा, जो हमने पढ़ा और एक बार में क्वेश्चन बना दिया, वही देखना है। यहाँ देखो ग्लाइकोलिपिड, एक और फंक्शन इसका, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, बोलो तो जल्दी से, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। किसको बना रहा है ये? लाइसोसोम्स को बना रहा है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बेटा लाइसोसोम क्या होता है, अभी डिस्कस करेंगे, बस अभी समझो आप
ये लाइसोसोम को बनाने में भी हेल्प करता है। क्लियर है ना? ऐसे तो बहुत कुछ बनाता है ये आपको स्पर्म के हेड को बनाता है, जिसको एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम आप अभी पढ़िएगा आगे चल करके, बस आप देख लीजिए। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। बेटा ये एक्रोसोम क्या है ना, ये स्पर्म के हेड पे पाया जाता है एक्रोसोम। और अगर एक्रोसोम नहीं हुआ तो एग को हम तोड़ ही नहीं सकते। आप ऐसे समझो कि अगर जिस स्पर्म में एक्रोसोम नहीं है उस स्पर्म को हम हेल्दी नहीं मानेंगे। ठीक है? एक्रोसोम कैप के जैसा, टोपी के जैसा बेटा। स्पर्म का एक टोपी है, उस टोपी को हमने क्या दिया? एक्रोसोम, जो एग के वाल को तोड़ता है, एग के वाल को तोड़ने में हेल्प करेगा। बात क्लियर हो गया? गोल्जी बॉडी क्या है पता चल गया बेटा? चलो अब देखो यहाँ पे, इतना समझने के बाद हम एक लास्ट बात देखते हैं। लिख लो इसको। चलो लिख लिया तो आगे। अब देखो ना यहाँ पे ये एक एक पार्ट को देख रहे हो। गोल्जी बॉडी के इस प्रत्येक ऐसे कर्विंग पार्ट को हम बेटा सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टर्नी। और ल्यूमेन का मतलब होता है खाली जगह। इसके बीच में जो खाली जगह है ना, जिसमें फ्लूइड भरा होता है, उसको ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है? ये बेटा यहां से क्या हो रहा है ना, ये सारा प्रोटीन लिपिड्स आ रहा है और ये सेक्रेटरी वेसिकल्स है। सेक्रेटरी वेसिकल्स का क्या मतलब हो गया? वैसा वेसिकल्स जो मैच्योर ऑर्गेनिल्स को कैरी करेगा, जैसे लाइसोसोम को कैरी करके ले जाएगा, वैक्यूल्स को लेकर के जाएगा। ये क्लियर हो गया? गोल्जी बॉडी क्लियर हो गया ना? चलो आगे आगे आते हैं। चलो बेटा चलो आगे आते हैं। ये आ गया आपका एकदम इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है इसके बारे में? अगर आपके सेल के अंदर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो आप 2 दिन 3 दिन तक फास्टिंग कर ही नहीं सकते, उपवास नहीं कर सकते आप। अच्छा एक बात बताओ, कौन बोलता है फास्टिंग करने से भगवान खुश हो जाते हैं? चलो बताओ तो जल्दी से। अगर फास्टिंग करने से भगवान खुश हो जाते तो सड़क के किनारे रहने वाला गरीब बच्चा कई दिनों तक भूखे रहता है। खाना मिलता है क्या उसको? कई दिनों तक भूखे रहता है। अगर भूखे रहने से भगवान खुश हो जाते, ऊपर वाले खुश हो जाते, तो गरीब बच्चा गरीब आदमी 2-2 दिन 3-3 दिन 4-4 दिन तक खाना नहीं मिल पाता तो भूखे रहता है। ऊपर वाला मेहरबान हो जाते, उसको सब धन दे देते, लो भाई तू उपवास कर रहा है मेरे लिए। तो भगवान कभी नहीं कहते, ऊपर वाले कभी नहीं कहते कि आप उपवास करो, फास्टिंग करो। आप उन्होंने उपवास का मतलब समझो क्या होता है, हम लोगों ने गलत मतलब निकाल दिया। उपवास करते हम लोग, ऊपर वाला खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। उपवास का मतलब होता है आप अपने गलत लफ्ज का उपवास करें, आप अपने गंदे शब्दों को उसका उपवास करें, उसको कभी बोले ही ना, वो उपवास हुआ। उपवास का मतलब फास्टिंग से नहीं है, उपवास का मतलब भूखे रहने से नहीं। भूखे रहने से ऊपर वाला कभी खुश नहीं होगा, वो ये थोड़ी बोलता मर जाओ मेरे लिए। उपवास इसका मतलब हुआ आप अपने गलत शब्द को, आप अपने गलत लैंग्वेज का उपवास कर दे हमेशा के लिए, उसको आप हमेशा के लिए छोड़ दे। ठीक है? तो आप अब आपके अकॉर्डिंग जब कोई बंदा खाना नहीं खाता है 2 दिन 3 दिन तक, तो आपके सेल को जो एनर्जी मिल रहा होता है वो कौन देता है? यही देता है। इनको प्रणाम करो जल्दी से, माइटोकॉन्ड्रिया को। यही है जो आपको एनर्जी देंगे, आपके सेल को एनर्जी देंगे। अगर ये नहीं है बेटा तो आपको एनर्जी मिल ही नहीं सकता। बात क्लियर है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का हम एक नाम देखते हैं। देखो तो यहाँ पे इसको मैं एक और नाम से जानते हैं बेटा, पहले हम देख लेते। ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बात क्लियर हुआ? हमने क्या कहा? पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस क्यों कहा? वो देखो, बिकॉज इट प्रोवाइड या इट प्रोड्यूस, आप लिख सकते हो बेटा, बिकॉज इट प्रोवाइड एटीपी टू आवर सेल। एटीपी का क्या मतलब है अभी हम आपको वो बताते हैं। देखो अभी एटीपी का क्या मतलब है। एटीपी का बेटा नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है इसका? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं बेटा, और एक और नाम से जानते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे सेल को एनर्जी देता है, एटीपी देगा। ठीक है? और एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसी का बेटा एक और क्या नाम है? एनर्जी करेंसी ऑफ दी
चल, ये क्लियर हो गया। अब आगे आए हम लोग, चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ फिगर, आपके सामने बेटा फिगर है, क्वेश्चन यहीं से राइज होगा। इस फिगर को अगर आप देखो तो हम इसको सिंपल करके आपको बगल में बनाते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा, नोट कर लो, दोनों बेस्ट है। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब आप समझ रहे हो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पर, उस वक्त आप बिल्कुल लिखो मत, पहले ध्यान से सुनो इस बातों को, और सुनने के बाद या तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप लिख लेना, ठीक है? समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे आते हैं, चलो आगे आते बेटा। अब देखो इस फिगर को हम आपको आसान करके यहाँ बना रहे हैं, ताकि आपको बाद में कॉपी पे बनाने में आसानी हो। देखना बेटा गौर से कैसे फिगर बना रहे हैं। पढ़ते समय इधर उधर नहीं देखना है, मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन को बंद कर दो, कोई मैसेज नहीं। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, डबल लेयर है, दो मेम्ब्रेन है ना, एक हो गया ये आउटर मेम्ब्रेन, ये रेड कलर का जो हमने बनाया बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो ब्लैक कलर का हमने बना रखा है बेटा, ये जो ब्लैक लाइन है, इसी को हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर। अब देखो यहां से क्वेश्चन एराइज हो गया, पूछा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने मेम्ब्रेनस लेयर का बना होता है बेटा, डबल लेयर है। इसी वजह से इसको हम डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलेंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। क्यों कहा हमने, क्योंकि इसके चारों तरफ दो दो मेम्ब्रेनस लेयर है, ठीक है? हम वो भी लिखेंगे, पहले फिगर समझ लो। अब आओ, अब देखो इस इनर वाले में ऐसे करके इनफोल्डेड लेयर है ना बेटा, इस इनफोल्डेड लेयर को हम बोलते हैं क्रिस्टी। ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ये क्या इंक्रीज करेगा बेटा, इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है? ध्यान से देखना, आपके एग्जाम में पूछा हुआ, आपके कंपटीशन में पूछा हुआ है, कोई भी बेटा, एक बच्चा मैसेज कर रहा है सर कौन से कंपटीशन में आप पूछा हुआ है, तो आप अगर जाओ, आप क्वेश्चन बैंक उठाओ, जामिया का भी देखो उठा के, या एएमयू का देखो उठा करके, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन बैंक पढ़ो जाकर के, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है वो समझना। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एटीपी जो बनता है, एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, कहां बनता है, बाहर बनेगा कि अंदर बनेगा? तो हम क्या जवाब देंगे बेटा, अब देखो जाकर के कैसे पूछा है, हम जवाब देंगे कि एनर्जी अंदर में बनेगा। एटीपी कहां पे बनेगा, अंदर में। हम क्या लिखेंगे, एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनता है, ऑप्शन में यही टिक मारना था कि एटीपी इनसाइड बनता है, ठीक है? तो एटीपी कहां पे बन रहा है, अंदर में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। और ये जो खाली जगह इसको ल्यूमेन बोलते हैं बेटा। ल्यूमेन का मतलब होता है ब्लैंक कैविटी, खाली जगह। जैसे हमारे पेट में भी खाली जगह है ना, जहां पे खाना रहता है, उसको ल्यूमेन बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप जितने भी खाली जगह है आपके, अच्छा मान लो ये रूम है ना, तो रूम में भी खाली स्पेस है, उसको ल्यूमेन बोलेंगे। ल्यूमेन का मतलब होता है खाली जगह, ब्लैंक स्पेस, जहां पर कुछ चीजों को हम स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इस जगह को ल्यूमेन बोलते हैं, जहां एनर्जी बनता है। तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल सेल, क्लियर है? अब आओ देखो ध्यान से, कहता है, क्या कहता है बेटा, इसके पास अपना राइबोसोम होता है। ये सारी बातों को याद रखना है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम है, ठीक है? और ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं हम लोग। राइबोसोम को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनाता है। ये ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन बनाएगा। तो राइबोसोम किसके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम है। अब देखो बेटा, राइबोसोम के अलावा इसके पास अपना डीएनए है। याद देखो, ये डीएनए है, और कैसा डीएनए ये भी पूछा है, डबल सर्कुलर डीएनए। ये कैसा है, डबल सर्कुलर डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या क्या अपना है पता चल गया। ये फिगर देखो बेटा, एक ये फिगर है, और हमने इस फिगर को यहां बना दिया, ठीक है? क्लियर हो गया ना? अब आते हैं आगे, ये मैट्रिक्स है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अभी आ रहा है इसमें। ये मैट्रिक्स, पहले देखो आउटर मेम्ब्रेन क्लियर हो गया, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से खाली जगह में आ रहे वहां पे, ये इनर मेम्ब्रेन क्लियर हो गया, डीएनए होता है, क्रिस्टी होता है, राइबोसोम्स हो गया, ये सारा टॉपिक हमने क्लियर कर दिया। अब देखो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है बेटा, ये वाला जो स्पेस देख रहा था आपने, इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस,
जैसे है क्या, अगर हम थोड़ा सा डीप जाए बेटा, थोड़ा सा हल्का से डीप जाए, तो आप देखो यहाँ पे वैसे हमने लगा रखा है कि जैसे सारे बच्चे को इसकी यूज नहीं है, पर जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा इसको देख ले, थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड को हम लोग फॉलो कर ले। तो आप यहाँ देखो F0 और F1 प्रेजेंट है बेटा। आप ऐसे समझो कि एनर्जी बनाने वाला जो मेन पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो यही है, यही एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, F0 F1। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में यहाँ पर ऐसे करके बेटा F0 F1 प्रेजेंट होता है, जो एनर्जी को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का सारा टॉपिक क्लियर हो गया ना बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, लिख लो मेरे साथ, हम बोल रहे हैं, जल्दी से कॉपी कलम लीजिए, लिखिए तो फटाक से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखो पहला बात क्या लिखेंगे, लिखो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या लिखेंगे हम लोग, इसके पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा जहां पर F0 F1 प्रेजेंट होगा, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिए जल्दी से, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्रिस्टी प्रेजेंट होता है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। चौथा पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम है। ऐसे बेटा ये 70S होता है यूनिट इसका। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डबल सर्कुलर डीएनए है। हो गया, क्लियर हो गया ना पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया का। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक, लिख लो बेटा इसको। चलो आइए, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्लास्टिड। क्या है ये, प्लास्टिड। अब देखो यहाँ पे अगर हम प्लास्टिड को देखेंगे तो क्या पता चलेगा बेटा। ठीक है, प्लास्टिड को बेटा क्या पता चलेगा। ठीक है, प्लास्टिड को देखते हैं हम लोग। हम यहां पे देखें अगर, तो प्लास्टिड ऐसे समझो, पहले ये पाया किसने जाता है, प्लास्टिड इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल में नहीं पाया जाएगा। इस बात को अच्छे से लिखना है, जल्दी जल्दी में गलती मत कर देना। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल के सेल में एब्सेंट होता है। तो पहला बात हम ये लिख दे, नहीं तो कुछ लोग गलती कर देगा। ओनली प्रेजेंट इन या ओनली फाउंड इन किसमें बेटा, प्लांट सेल। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब आओ, इसके अलावा और किसी में नहीं पाया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं बेटा ग्रीन प्लांट में। अब कोई बोलेगा सर ग्रीन प्लांट, सारे प्लांट तो ग्रीन ही होते हैं। सर ऐसा नहीं है बेटा, सारे प्लांट ग्रीन नहीं होते। अपने पास दो तरह के प्लांट पाए जाते हैं, ग्रीन प्लांट और एक नॉन ग्रीन प्लांट। ठीक है ना, ग्रीन और नॉन ग्रीन। ग्रीन प्लांट जो आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, आम का पेड़, लीची का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, तुलसी का पौधा, घास हो गया, ग्रास, ये सारे आपको कैसे ग्रीन है। नॉन ग्रीन प्लांट बेटा फंगस को बोलते हैं हम लोग। मशरूम खाओ, मशरूम, ये देखो मशरूम का डायग्राम, बनाना मत आप लोग, बस आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं। देखो बेटा ये मशरूम है, ये मशरूम है। ठीक है, ये मशरूम भी प्लांट है, और ये कैसा प्लांट है, ये नॉन ग्रीन प्लांट है ना, ये नॉन ग्रीन प्लांट। अच्छा, अब जब इतना बना ही दिए तो आपको एक और बात लिख दे। हालांकि बेटा जो बिहार में जो एग्जाम होती है ना, बिहार मेडिकल टाइप, तो उसमें पूछा है कि मशरूम के पास कितना गिल्स होता है बेटा, तो 300 to 600 गिल्स होता है। हाँ, ये वाटर प्यूरिफिकेशन, ये सॉरी एयर प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। अच्छा, अभी कभी आप मशरूम खरीदने जाओ दुकान में, तो दुकान वाला कितना तेज होता है, कम पढ़ा लिखा है, लेकिन वो जानता है कि पढ़े लिखों को कैसे मूर्ख बनाना है बेटा। वो क्या करेगा, मशरूम का ऊपर वाला पार्ट ऊपर रखता है, वो उजला वाला, उससे आपको पता ही नहीं चलेगा मशरूम फ्रेश है या 1-2 दिन पहले का है। कैसे पता चलेगा, जब आप मशरूम के गिल्स को देखेंगे, अगर यह हल्का ब्लैक ब्लैक रहा, इसका मतलब मशरूम 1-2 दिन पुराना हो गया है। अगर ये बिल्कुल व्हाइट है, इसका मतलब बिल्कुल मशरूम फ्रेश है। तो इसी गिल्स को देख करके आप पता लगाओगे कि मशरूम ताजा है या 1-2 दिन पुराना है। ठीक है, चलो आते हम लोग पॉइंट पे बेटा। ये हो गया, गिल मशरूम हो गया, आराम से बना के खाते रहो मशरूम। अब आओ, देखो तो यहाँ पे हम आते पॉइंट पे। ये आपका प्लास्टिड हो गया ना, तो प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ पाया गया प्लांट के सेल में, और इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब समझो इसको कहते क्या। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये कलरलेस होता है, सबसे पहली बात।
कलरलेस पिगमेंट है, कलरलेस पिगमेंट है, और ये प्लांट के उस पार्ट में पाया जाएगा जो कलरलेस होता है, ठीक है ना। देखो जैसे कहां कहां पाया गया, फाउंड इन, ये पाया गया बेटा रूट में, रूट कलरलेस होता है। अब रूट कलरलेस है क्योंकि वहां पे पाए गए कौन, ल्यूकोप्लास्ट महाराज। अगर पाएंगे बेटा सीड में, आप सीड को देख लो, सीड भी कलरलेस होता है, ठीक है ना, वहां तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। तो आप ऐसे याद करो, प्लांट का वह पार्ट जहां सूरज की लाइट नहीं पहुंचती है, सन की लाइट नहीं पहुंचती है, वहां पे कौन प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर हो गया बात। तो ये कलरलेस पिगमेंट है, तो ये क्या करेगा, उस पार्ट को कलरलेस रखता है। ये क्रोमोप्लास्ट, ये बेटा कलरफुल है। ये कैसा पिगमेंट है, ये है कलरफुल पिगमेंट, ये कलरफुल पिगमेंट है बेटा। अब ऐसे समझो, ये प्लांट के हर एक उस पार्ट में पाया जाएगा जो कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है। जैसे जैसे जैसे, जल्दी से बोलो बेटा, कहां कहां पाया गया क्रोमोप्लास्ट, जल्दी जल्दी। चलो बहुत अच्छा, एक ने बहुत अच्छा जवाब दिया सर, फ्रूट्स में। सही बात है बेटा, फ्रूट्स कलरफुल होता है ना। आम देखो, आम आम कौन सा कलर का है, पकने के बाद पीला हो जाता है, शुरू में हरा होता है। पपीता पीला हो जाता है, केला पीला हो जाता है, अनार लाल हो जाता है। ये सब कलरफुल है ना, ये सब किसके कारण है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। चलो दूसरा, दूसरा जल्दी बता, जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, एक और ने जवाब दिया। इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट है मेरे, बहुत अच्छा, इसी तरह से पढ़ते रहो आप लोग। अब देखो यहाँ पे फ्रूट्स कलरफुल हो गया। अगर दूसरी बात करें बेटा, फ्लावर, बहुत अच्छा, फ्लावर भी कलरफुल होता है सर। सूर्यमुखी का फूल बिल्कुल पीला, गुलाब रेड, तो कलर पहचान ही रहा होगा तुम लोग गुलाब का, बिल्कुल गुलाब का पहचानता होगा। अगर देखेंगे पेटियोल, ये भी कैसा होता है, ये भी कलरफुल होता है। अच्छा पेटियोल किसको कहते हैं, अच्छा बेटा चलो ठीक है, हम बताते हैं आपको, हम बताते हैं आपको, अब पूछा है तो बताते हैं आप क्या करो, घर के बाहर जल्दी से जाओ, एक पत्ता तोड़ लो। तोड़ लिया, जल्दी बोलो, तोड़ा कि नहीं तोड़ा। अब देखो यहाँ पे ये डंटी देख रहे हो, पत्ता का ये वाला भाग, इसी को बेटा हम पेटियोल बोलते हैं। पेटियोल क्या है, पत्ता का हुआ भाग जो ब्रांच से अटैच्ड है। तो पेटियोल क्या करेगा, लीफ को ब्रांच से अटैच रखता है और हवा में फ्लटरिंग करने में, फ्लटरिंग फ्लटरिंग, उड़ने में, तैरने में तेजी से फड़फड़ाते रहता है, उसमें हेल्प करता है। ये पेटियोल है। ये सब कैसा होता है बेटा, कलरफुल होता है। अब आओ आगे, ये क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन पिगमेंट होता है। कैसा पिगमेंट होता है बेटा, ग्रीन पिगमेंट होगा। इसी के अंदर पाए जाएंगे क्लोरोफिल, जो सनलाइट को ट्रैप करता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ये ग्रीन पिगमेंट है, ओनली प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं वहीं पर ये पाए जाएंगे। ये क्लियर हो गया ना, इसमें कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से, चलो लिख लो। अच्छा ठीक है, आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता देते हैं बेटा, डीप हल्का ले लेते हैं। एग्जांपल पूछेगा एग्जाम में, अगर आप एग्जांपल पे आओ, आओ आओ, आ गया, सब लोग आ गए, बहुत अच्छा एग्जांपल में। अच्छा एक बार गौर करके बताओ, ऐसा क्या आप खाते हो बेटा जो कलरलेस है, याद कर, इतना चीज तो खाते हैं आप। पोटैटो, सर हम आलू खाते हैं सर, आलू कलरलेस होता है। बहुत सुंदर बात, आलू कलरलेस होता है। पोटैटो हो गया, कलरलेस होता है ना। चलो ठीक है, पोटैटो आ गया। यहाँ पे आओ तो इसमें, हाँ इसमें और भी सीड्स में आ सकते हैं बेटा, बिल्कुल। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का बताओ तो जल्दी से एग्जांपल इसका। हाँ जितना भी कलरफुल है ना, सही बात है भाई। आप क्रोमोप्लास्ट की बात करोगे तो इसमें जितने भी आ गए फल आ गए, है ना, आपको मैंगो हो गया, पपाया हो गया, लीची, सब तो कलरफुल होता ही है, बिल्कुल वो हो गया। चलो ठीक है, लिख लिया, लिख लिया तो आगे आओ। अब आओ, हमने ल्यूकोप्लास्ट को डिस्कस करा, हमने क्रोमोप्लास्ट को डिस्कस करा, अब हमारे पास क्लोरोप्लास्ट बच गया, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर प्लांट में ये नहीं है तो प्लांट मर जाएगा आपका, और आपको खाना मिलेगा नहीं बेटा। तो क्लोरोप्लास्ट को पढ़ ले, पढ़ लो जल्दी से। मोबाइल मत चलाइए, कोई मैसेज मत देखिए, डायरेक्ट यहाँ देखते रहिए, बाद में मैसेज चला लेना, पहले यहाँ देख। अब देखो यहाँ पे, ये अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे बेटा, तो ये भी डबल मेम्ब्रेन, आपको इसका फिगर दिखाते हैं, बिल्कुल ये फिगर दिख रहा है ना आपको, ये आपके एनसीईआरटी का फिगर है बेटा, ठीक है। आपको हम अपने हाथ से फिगर बना के दिखाते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। देखो यहाँ पे,
गौर से देखो, आपको हम बहुत कलरफुल कलरफुल फिगर से बेटा, हमारे पास बहुत सारे कलर अवेलेबल है, आपको जो कलर पसंद उसी से बनाएंगे। अच्छा देखो यहाँ पे, इसमें भी कितना लेयर है, 2 मेम्ब्रेन है ना, 1 मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन, तो इसको भी हम बेटा आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का नाम दे देते हैं, दे दे? चलो एक ने कहा हाँ सर दे दो, जैसी आपकी इच्छा। आउटर मेम्ब्रेन, और ये ब्लैक वाला देखो, इसको हम लोग नाम दे देते हैं बेटा इनर मेम्ब्रेन। अभी जो हम फिगर आपको बना रहे हैं, ये फिगर यहाँ देखो बना हुआ है, इसी फिगर को हम आसान तरीके से बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन यहीं से आएगा, बस ध्यान रखना, एकदम ध्यान रखना, इधर उधर कहीं से नहीं क्वेश्चन आने जा रहा है। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर आप आओ, तो इसके अंदर बेटा ऐसे करके थैलेकोइड होती है, एक थैलेकोइड है, ये दूसरा थैलेकोइड है, ये तीसरा थैलेकोइड है, ये चौथा थैलेकोइड। ऐसे यहाँ भी एक थैलेकोइड बनाते, 1 2 3 4, तो सिक्का की तरह, सिक्का, एक सिक्का पे दूसरा कॉइन, दूसरे कॉइन पे तीसरे कॉइन, तीसरे पे चौथा कॉइन, ये प्रत्येक सिंगल सिंगल को हम थैलेकोइड बोलते हैं। तो ये बेटा हो गया थैलेकोइड। हमने थैलेकोइड किसको कहा याद है ना, ये थैलेकोइड हो गया। अब देखो यहाँ पे, ये सारा थैलेकोइड एक साथ बेटा ग्रैना बनाता है, इसको ग्रैना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैना। क्लियर हुआ? अब आओ, अब देखो यहाँ पे, इस थैलेकोइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्लियर हुआ क्या कि क्लोरोफिल कहां पे प्रेजेंट है? बोलो जल्दी से। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड थैलेकोइड, ठीक है? और यही क्लोरोफिल है बेटा जो सनलाइट को ट्रैप करेगा। ट्रैप मतलब पकड़ना, जकड़ के रखना। यहां देखो, अब देखो यहां पे आते हैं, यहां देखो तो ये थैलेकोइड है ना, ये वाला, ये सिंगल को, ये एक थैलेकोइड, ये देखो दूसरा थैलेकोइड, तीसरा थैलेकोइड, चौथा, पांचवा, छठा, ये सब थैलेकोइड है। और ये सारे थैलेकोइड को बेटा एक साथ हमने ग्रैनम कहा। देखो लिखा हुआ है ना, फ्लैक ऑफ थैलेकोइड। यहां तक क्लियर? आ गया हो? अब देखो यहाँ पे ये पूरा खाली जगह दिखा है, इस पूरे खाली जगह को बेटा हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोल दिया हम लोग? स्ट्रोमा बोले हम लोग। और अब देखो यहाँ पे देखो, ये 2 ग्रैना के बीच में एक ऐसे ब्रिज, ऐसा स्ट्रक्चर जुड़ा है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्लियर हुआ? क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। ये क्लियर हो गया। क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या है बेटा? ये एटीपी बनाएगा। क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा, और फिर वहां से ग्लूकोज बनेगा, जिस ग्लूकोज को प्लांट खुद भी खाएगा और हमको भी परोस के देगा खाने को। ठीक है, ये हो गया क्या? चलो कर लो। अब आओ आगे, आगे आते बेटा, आगे आते। ये देखो हमारा ये लास्ट टॉपिक है बेटा, वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल है, बड़ा ही लास्ट भी है और लाजवाब भी है। अब देखो ये वैक्यूल ऐसे तो दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट में भी पाए जाएंगे और एनिमल में भी पाए जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल किस में होगा बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल होगा प्लांट में। तो हम देखो क्या लिखेंगे इसके लिए, फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, लेकिन बट ओनली एक्टिव इन प्लांट्स। सिर्फ किसमें पाया? दोनों में जाता है, बट एक्टिव किसमें होगा? प्लांट में। तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? प्लांट को देंगे। अब आओ आगे, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? एनिमल में छोटा साइज का होगा और प्लांट में बड़ा साइज का होगा। इन एनिमल्स स्मॉल इन साइज। वाइल, वाइल का मतलब होता है बेटा जबकि, वाइल इन प्लांट्स इट इज ऑफ लार्ज साइज। कौन से साइज का हो गया? ये लार्ज साइज का हो गया। अभी क्या करते हैं हम लोग, बिल्कुल इसको हम लोग बेटा डिफरेंस करके भी आपको लिख देते हैं, डिफरेंस करके आपको आसान हो जाएगा, है ना? चलो इसको लिख लो, डिफरेंस कर देते हैं आपको, आपके लिए बहुत आसान होगा। देखो तो एक तरफ कर देते हैं हम प्लांट सेल और दूसरे तरफ कर देते हैं बेटा एनिमल सेल, आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो कैसे, ठीक है? यहां देखो पहला, यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? लार्ज इन साइज। यहां पे क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो,
स्मॉल इन साइज, ये पहला बात हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हम लोग, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, ओनली वन इन नंबर, मतलब प्लांट में सिर्फ कितना प्रेजेंट होता है, ओनली वन इन नंबर इन ईच सेल। यहां पर क्या लिखेंगे, मोर देन वन इन नंबर इन ईच सेल। तीसरे पे आते बेटा, तीसरे पे जल्दी बोलो, इसके आगे क्या होगा, बिल्कुल इसके आगे हम क्या लिखेंगे, इसमें तो मोर एक्टिव है, इसमें नॉन फंक्शनल, हम ऐसा लिख सकते हैं फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब क्या हो गया, हाँ बिल्कुल जो एक्टिव हो, यहां पे नॉन फंक्शनल है बेटा, यहां पर एक्टिव नहीं है। ठीक है, अब आओ, यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं वैक्यूल्स के बारे में, अगर देखेंगे तो यहां पे आते हैं। आप देखो ये कितना बड़ा साइज का है, इस वैक्यूल्स के ऊपर, याद रखना ये एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है, वैक्यूल्स के ऊपर एक पतला सा मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको बेटा, जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ये लिख लिया। चलो अब आओ, इसके ऊर जो ये लेयर दिख रहा है ना, इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, आउटर कवरिंग लेयर ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल्स का आउटर कवरिंग लेयर है बेटा, जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। अब ये टोनोप्लास्ट करेगा क्या, जब फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है बेटा लचीलापन बनाता है। देखो कैसे, आप ये देखो, ये प्लांट है, मान लो ये प्लांट का रूट है, और ये आपको रहा एक वैक्यूल, अच्छा ऐसे बनाता है, एक सेल ले लेते हैं, ये मान के चलो बेटा एक सेल है, और इस सेल के अंदर हम ले लिए ये वैक्यूल। अब गौर से देखना, समझना ध्यान से, मान लो यहां से वाटर मूव कर रहा है, ये वाटर मूव करते करते यहां पहुंचा। अब ऐसा है कि पानी इसके अंदर जा रहा है, पानी अंदर जा रहा है ना, तो एक समय ऐसा आएगा जो वैक्यूल पूरा का पूरा फूल जाएगा। तो वैक्यूल फट भी सकता था ना, क्योंकि अगर वैक्यूल फट गया तो वो सेल मर जाएगा, और सेल मर गया तो प्लांट मर जाएगा। इसीलिए ये टोनोप्लास्ट क्या करता है, सेल को फटने नहीं देगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है, जिसके कारण ये अपने साइज को, अपने शेप को लगातार चेंज करता रहेगा, और तब तक चेंज करता रहेगा जब तक वाटर यहां से निकल के बाहर ट्रांसपिरेशन ना हो जाए, वो एनवायरमेंट में ऊपर ना उड़ जाए धूप के कारण, तब तक वो उसके फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखेगा। वैक्यूल का काम पता चल गया ना क्या होता है, ये वाटर के फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा, सेल को फटने से बचाएगा। क्लियर हो गया, चलो बेटा यहां तक आपने कर लिया ना, हाँ ठीक है, इसके आगे का पूरा लेक्चर कर लेना है, ठीक है, रिवीजन करके ये करना। जल्दी से आप लोग कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताओ इसमें और क्या क्या परेशानी हुई है ना। आप ऐसे आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, लेकिन अगर आपको लगता है सर एक और नया क्वेश्चन को डिस्कस कर दो, आप कमेंट करो। इस चैप्टर के बाद हम लोग एक क्वेश्चंस भी करने जा रहे हैं, जिससे आपके सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप मन में बिल्कुल ये कंफ्यूजन मत रखो कि सर कौन से, किसी एक के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं बेटा, सारे एग्जाम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बेटा, किसी ने मैसेज किया है, नाम तो पता नहीं चल रहा है, अननोन करके आप नाम लिखो पहले। उसने कहा सर अलीगढ़, जामिया, एएमयू, कोई भी बेटा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हम लोगों ने सबके लिए एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। इसको पढ़ने के बाद किसी दूसरे बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको कर लिए, अब हम लोग कर ले, आ जाओ अपने फायदे की बात करते हैं हम लोग। फटाक से मैसेज किया है, अब तो सर का फायदा होगा। हाँ भाई, हम भी तो अपना कुछ फायदा कर ले बेटा, ये फायदा हमारे लिए तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये फायदा है आपके लिए और आपके उन गरीब दोस्तों के लिए। बात को समझो, इसलिए हमने कहा शेयर कर दो। सबको शेयर नहीं करना है, जिसके पास बहुत ज्यादा रुपया है ना उसको शेयर मत करना, अपने उन्हीं दोस्तों को शेयर करना जो बहुत गरीब है, जिनके पास रुपए का थोड़ा दिक्कत है ना बेटा, उनको ही शेयर करना सिर्फ, ठीक है। और वो शेयर करेंगे, आराम से पढ़ेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छे से पढ़ना जम के, ऑल द बेस्ट।